सब स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे आज वो सब चेक कर लिया ना तुम लोगों ने? या चेक कर लिया या फिर बस यूं ही? यस यस चेक किया मैंने और रिजल्ट्स ने। चलो ठीक है। अब तक तुम में से किसी को कुछ पता है लाइक इससे रिलेटेड, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कुछ भी, कोई भी इंफॉर्मेशन, कुछ भी, एक बेसिक सी कमेंट भी कि ये वेस्ट ऑफ टाइम है या फिर गैम्बलिंग है या ऐसा कुछ, कुछ भी? जितना होल्ड करोगे उतना ही प्रॉफिट कमाओगे, इतना पता है। नाइस। और चलो ठीक है, मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले कि शेयर क्या होती है, क्योंकि तुम ट्रेड शेयर में करने वाले हो, तो सबसे पहली चीज़ शेयर होती क्या है। तो शेयर का मतलब होता है किसी भी चीज़ की, अगर तुम उस चीज़ को इक्वली हर पार्ट में डिवाइड कर दो तो उसकी जो एक यूनिट होती है उसे शेयर बोलते हैं। अब ये तो टेक्निकल साइड हो गया। अब इसको नॉर्मली अगर समझो तो अगर एक कंपनी है उसमें दो लोग पार्टनर्स हैं, मतलब दो लोग ओनर्स हैं उस कंपनी के, तो उस कंपनी की अगर 10,000 शेयर्स थे जब तुमने कंपनी बनवाई थी, रजिस्टर की थी, तो तुमने एक एक डेफिनेट नंबर ऑफ कोई सा भी नंबर शेयर लिखवाया था कि ये कंपनी मैंने बनाई है और इस कंपनी के टोटल जो शेयर्स है वो 10,000 शेयर्स हैं। अब अगर तुम दो पार्टनर्स हो और 50-50% के ओनर हो, तो फिर 10,000 में से 5,000 तुम्हारी होगी, 5,000 सामने वाले की होगी। तो ये जो हर जो यूनिट है ना शेयर्स की, ये एक पेपर होती है। पेपर मतलब एक कंपनी की फाइल्स होती हैं जिसमें एक नॉर्मल पेपर के वे में शेयर्स को देखते हैं। बाद में अब ये सारी चीज़ें डिजिटलाइज्ड हो गई, तो इसे डीमैट बोलते हैं। मतलब पहले मटेरियल्स, पेपर्स मटेरियल्स होते हैं तो वो मटेरियल थी, बाद में ये डीमैटेरियलाइज्ड हो गई, मतलब अब डिजिटली इन सब चीज़ों को देखते हैं, तो इसलिए उसे डीमैट अकाउंट बोलते हैं। नाउ शेयर का कॉन्सेप्ट, शेयर में कोई कंफ्यूजन है तुम लोगों को कि शेयर किसे बोलते हैं, क्या होती है? कोई नहीं है। कोई नहीं है बिल्कुल। अब शेयर्स में ट्रेड, अब स्टॉक एक मार्केट बार जरा डीमैट वाला दोबारा समझा देना जरा। बताता हूँ। देखो पहले क्या होता था कि जब तुम्हें किसी कंपनी की ओनरशिप खरीदनी है, अगर तुम चाहते हो इस कंपनी में मैं पार्टनर बनूं, तो उस हाँ जी, हाँ केस जी, में तुम्हें क्या करना होता था कि तुम्हें हाँ जी। कंपनी जाना होता था, वहां जाकर डॉक्यूमेंट्स खुद से लेने पड़ते थे, पैसे देकर अपना नाम लिखवाना पड़ता था और डॉक्यूमेंट्स लेने पड़ते थे। मतलब तुम फिजिकल फॉर्म में एज अ मटेरियल यूज करते थे। लाइक अभी जब तक समझ डिजिटल गया। डिजिटल रिवॉल्यूशन नहीं आई थी तो तुम पैसे कैश में यूज करते थे ना, अभी तुम पेटीएम से भी यूज करते हो, हम्म, गूगल पे से भी करते हो, तो वो हम्म, डिजिटलाइज फॉर्मेट है। तो मतलब हाँ इसके जी, पहले पेपर यानी हार्ड पेपर जो है वो क्या मटेरियल है। जब मटेरियल को हाँ जी, डीमैटेरियलाइज कर दिया गया तो उसे डीमैट बोलते हैं। डीमैट। इसलिए हाँ, इसलिए उस ओके अकाउंट ओके। को डीमैट अकाउंट बोलते हैं। ओके, तो इसलिए अब ट्रांजैक्शन ज़्यादा फास्ट हो सकती है। क्यों? क्योंकि अब तुम्हें जाकर कहीं कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे तुम्हें गूगल पे से तुम यहाँ बैठे बैठे अपने फ्रेंड्स को पैसे भेज सकते हो, वैसे तुम शेयर्स की ट्रांजैक्शन बैठे बैठे कर सकते हो, यहाँ से वहाँ शेयर्स किसी को भेज सकते हो, बेच और खरीद सकते हो। ओके, नाउ स्टॉक मार्केट क्या है? अब शेयर्स और स्टॉक मार्केट में डिफरेंस क्या है? शेयर्स और स्टॉक मार्केट के डिफरेंस समझने के लिए ऐसे समझो कि तुम कोई भी प्रोडक्ट या कोई चीज़ खरीदते हो बाहर जाकर, तुम कोई चिप्स खरीदते हो या फिर कोई कुरकुरे खरीदते हो या कुछ भी खरीदते हो, तो तुम्हें वो चीज़ खरीदने के लिए तुम्हें फैक्ट्रीज जाने की ज़रूरत नहीं है। कुरकुरे की फैक्ट्रीज नहीं जाते हो तुम जाते हो शॉप पे या तो फिर मॉल्स में। अब मॉल्स हो या शॉप्स हो, वहाँ चीज़ें बहुत तरह की मिलती हैं। ऐसा तो है नहीं सिर्फ कुरकुरे मिलता है, सारी चीज़ें मिलती हैं। वैसे ही एक स्टॉक मार्केट को तुम एक मॉल की तरह समझ लो जहाँ अलग अलग प्रोडक्ट्स मिलते हैं। अब यहाँ पे मॉल्स में कौन सी प्रोडक्ट होती है? ग्रोसरीज होती है, कुरकुरे, चिप्स एंड दूसरी ग्रोसरी आइटम्स या फिर दूसरे डोमेस्टिक आइटम्स। बट स्टॉक मार्केट में क्या होती है? सारे अलग अलग कंपनीज के शेयर्स होते हैं जो तुम खरीद सकते हो। तो मतलब जो शेयर्स हैं वो स्टॉक मार्केट के अंदर प्रोडक्ट है। अब कुरकुरे मॉल के अंदर क्या है? प्रोडक्ट है। वैसे ही शेयर्स जो है वो स्टॉक मार्केट के अंदर प्रोडक्ट है। अब यहाँ पर देखो ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट कहाँ से? ट्रेडिंग का क्या मतलब हो? ट्रेडिंग का मतलब होता है इन हिंदी व्यापार। मतलब तुम किसी चीज़ को खरीदो और फिर बेच दो, किस चीज़ के लिए? प्रॉफिट के लिए। अब अगर मैं अभी मॉल जा रहा हूँ कुरकुरे खरीदने के लिए और मुझे खाना है, तो क्या मैं ट्रेड कर रहा हूँ? नहीं, मैं कंज्यूम करने जा रहा हूँ। मैं कुरकुरे अपने पर्सनल यूज़ के लिए लेने जा रहा हूँ। मुझे ट्रेड नहीं करना, मुझे ढेर सारा कुरकुरे अभी खरीद कर दूसरी जगह जाकर बेचना नहीं है। तो दैट इज़ नॉट ट्रेडिंग। तो सिमिलरली अगर मुझे कुरकुरे की ट्रेडिंग करनी है तो मैं क्या करूँगा? मैं देखूंगा कि कुरकुरे, एक कुरकुरे की पैकेट 10 रुपए की मिलती है। मुझे पता है कि मैं कहीं कोई ऐसी जगह है दूर जहाँ कुरकुरे नहीं मिलती होगी, तो मुझे पता है मैं वहाँ जाके कुरकुरे 20 रुपए में बेच सकता हूँ। उस केस में मैं क्या करूँगा? मैं मॉल जाऊँगा, मुझे जितने भी कुरकुरे चाहिए, मेरे कैपिटल कैपिटल मतलब मेरे पैसे के अकॉर्डिंग, जितने पैसे मेरे पास हैं उसके अकॉर्डिंग मुझे जितने भी खरीदनी है मैंने उतने कुरकुरे खरीदे। मैं किसी दूसरे जगह गया और वहाँ जाके मैंने बेच दिया। अब अगर मैंने 10 रुपए के कुरकुरे को 20 रुपए में बेच दिया, दैट मीन्स कि मैंने 10 रुपीज़ का प्रॉफिट किया हर कुरकुरे की पैक पे। नाउ दिस इज कॉल्ड ट्रेडिंग।
तो ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पर आता है। तो स्टॉक मार्केट क्या है? इट्स लाइक अ मॉल जहाँ पे सारे कंपनी के शेयर्स, इंडिया में जितनी भी कंपनी है उन सबके शेयर्स मिलते हैं। अब कंपनी के शेयर्स ओपन में क्यों मिलते हैं? क्या ज़रूरत, अगर कंपनी इतनी रिच है और इतनी बड़ी है तो क्या ज़रूरत है कि वो तुम 100 रुपये के जाके खरीदो? कंपनी को तुम्हारे 100 रुपये से क्या लेना देना, क्या मतलब है? तो जब कंपनी बड़ी नहीं होती है, जब छोटी होती है, जैसे मेरी मेरी कोई कंपनी है, शॉप है या जिम है, अब मैंने अपने पैसे से, जितने पैसे 5 लाख थे, मैंने छोटी सी जिम खोल दी। बट क्योंकि मैं अच्छा ट्रेनर हूँ, मैं अच्छे से ट्रेन कर रहा हूँ बंदों को, तो बंदे ज़्यादा आने लगे। अब मुझे पता है कि जिम चल तो बहुत रही है बट मेरे जिम में स्पेस नहीं है। अब मुझे और बंदे अगर चाहिए तो मुझे जिम को बढ़ाना होगा, बट बढ़ाने के लिए पैसे है नहीं मेरे पास। उस केस में मैं क्या करूँगा, मैं एक पार्टनर ढूंढूंगा कि मेरे को कोई पार्टनर मिल जाए जो एटलीस्ट पैसे इन्वेस्ट करे और 50% का ओनर बन जाए। अगर कोई बंदा इस बात के लिए कन्विंस होता, अब कन्विंस कब होंगे लोग? जब मुझे दिखाना पड़ेगा कि देखो मेरा जिम प्रॉफिटेबल है, काफ़ी डिमांड है, बंदे और आना चाहते हैं, हम अच्छी ट्रेनिंग देते हैं, अच्छा फीडबैक, ये सारी चीज़ दिखाने के बाद कोई भी सामने वाला बंदा अगर कन्विंस हो जाता है तो वो मेरी कंपनी का पार्टनर बनेगा। अब वो आधे पैसे इन्वेस्ट करेगा। अब उसने जब इन्वेस्ट किया तो वो मेरे साथ वो 50-50% का पार्टनर हो गया। अभी तक मैं 1 से 2 हुआ हूँ। दैट इज़ व्हाई कंपनी का नाम है प्राइवेट लिमिटेड। लिमिटेड क्यों लगा? पहली बात, कंपनी प्राइवेट है। ऐसा तो है नहीं ना रोड पे कोई भी इंसान पार्टनर बन सकता है जिम में आकर। वो मैंने अपनी मर्ज़ी से किसी एक इंसान को चूज़ किया। तो कंपनी है प्राइवेट बट लिमिटेड। लिमिटेड क्यों है? क्योंकि 2 ही बंदे हैं हम, ऐसा तो है नहीं वो 3 है, तो डेफिनिट नंबर है वो। अब 2 के बाद अगर कंपनी और बड़ी हो रही है तो मैं उसे 3 करूँगा, और बंदे आएँगे, और बंदे जॉइन करेंगे। 2 से 3 होगी, 3 से 4 बंदे होंगे। जब बहुत बंदे हो जाते हैं, 60 बंदे, 70 बंदे, इतने सारे पार्टनर्स जब हो जाते हैं और जिम की बड़ी चेन बना दी मैंने, जैसे गोल्ड जिम की चेन बना दी। इट्स नॉट लाइक कि अभी बस एक ही जिम है, पूरे इंडिया में हर जगह, वर्ल्ड में हर जगह। उस केस में कंपनी इतनी बड़ी हो चुकी है कि बहुत सारे पार्टनर्स बन चुके हैं। तो इसी पार्टनर्स को कहते हैं बोर्ड मीटिंग, जो होती है, बोर्ड मेंबर्स होते हैं, वो यही पार्टनर्स होते हैं सारे। ये सारे लोग होते हैं जो ओनर्स होते हैं, जो बोर्ड में बैठते हैं और डिसाइड करते हैं, क्योंकि तुम सब ओनर हो तो सबकी डिसीजन मैटर करती है। तो कंपनी में कोई भी क्रूशियल डिसीजन अगर लेनी होती है ना, तो इट इज़ रिक्वायर्ड कि सारे बोर्ड मेंबर्स वहाँ बैठेंगे और इन सबके वोटिंग्स एंड मेजॉरिटी की विनिंग से ही कोई डिसीजन ली जाती है इन यूजुअल। नाउ जब कंपनी और भी ज़्यादा बड़ी होगी, 500 से ज़्यादा लोग हो गए, बहुत लोग हो गए, तो अभी तक कंपनी क्या है, अब कंपनी पब्लिक लिमिटेड हो गई, मतलब बहुत ज़्यादा लोग हो चुके। अब वो पब्लिक, लेकिन अभी भी लिमिटेड है, बट वो पब्लिक पे है। इसके बाद अगर कंपनी को चाहिए कि वो बाहर रैंडम लोगों से भी पैसे ले, अब उनको ढूंढना नहीं, किसी को किसी से बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, उनको चाहिए कि रैंडम जो रोड पे जो लोग हैं उनके कंज्यूमर से जो प्रोडक्ट खरीदते हैं। अब हम ब्रिटानिया की बिस्किट्स खरीदते हैं, तो हम चाहें तो या तो बिस्किट खरीदेंगे या फिर हम ब्रिटानिया की कंपनी में इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, ओनर भी बन सकते हैं। तो अगर कंपनीज को और रैंडम लोगों से ही पैसे चाहिए और पैसों की जरूरत है, उनका प्लान एक्सपेंशन का है, बहुत पैसे चाहिए, तो ये पैसे रेज करने के लिए व्हाट दे हैव टू डू इज कि वो अपने कंपनी को लिस्ट करा देते हैं। लिस्ट कहाँ? स्टॉक मार्केट में। इट्स लाइक कि अभी तक तुम्हारे मॉल में कुरकुरे मिलती नहीं थी, अभी नई कंपनी थी कुरकुरे, वो खुद डिलीवर करते थे घर टू घर, बट अब इतनी पॉपुलर हो चुकी है कि हर जगह। सॉरी वो हेलो, आवाज आ रही है? या आ रही है। आ रही है ना? ओके। तो अगर कोई प्रोडक्ट काफ़ी पॉपुलर हो गई, उसकी डिमांड हर जगह है, तो उसने क्या किया, अब उसने मॉल में जाकर उन लोगों ने, भाई जिसकी माइक से रेडियंस आ रही है ना, प्लीज़ बंद कर लो, ओके, वरना डिस्टर्बेंस होगी दूसरों को। तो अब जितनी भी कंपनीज है, या फिर कुरकुरे या फिर जितने दूसरे प्रोडक्ट्स हैं, उन्होंने मॉल में अगर खुद को लिस्ट कर लिया, मतलब वो मॉल में अब मिलते हैं, तो तुम मॉल में जाके अब खरीद सकते हो। सिमिलरली ये जो कंपनीज है, ये खुद को स्टॉक मार्केट पे लिस्ट कर देती है कि अब आप यहाँ पे आके मेरे एक शेयर का दाम अगर 100 रुपये है, तो आपकी मर्जी, आपके पास 1000 रुपये है, कोई बात नहीं, आप 10 शेयर ले लो। जिनके पास 2 करोड़ रुपये है, वो मैं डिवाइड करके देख लो कितने शेयर्स में तुम खरीद सकते हो। तो अब तुम्हारी मर्जी पे, पब्लिक की मर्जी पे, तो इसे कहते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। टर्मिनोलॉजी पे मत जाओ क्योंकि कोई तुक नहीं बनता इस बात पे। मैं तुम्हें थियोरेटिकल नॉलेज नहीं दे रहा हूँ, मैं बस इतना बता रहा हूँ हाउ यू आर गोइंग टू ट्रेड इन स्टॉक मार्केट एंड हाउ यू कैन मेक प्रॉफिट। उसके लिए यू डोंट हैव टू लाइक लर्न ऑल दिस टेक्निकल थिंग्स, बट स्टिल चलो। अब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, किसी कंपनी का आईपीओ हो जाने का मतलब, ये जो टेक्निकल टर्म है, आईपीओ हो गई कोई कंपनी, इसका मतलब ये बस सिंपल सा इतना ही है कि कुरकुरे ने अपने आप को मॉल में लिस्ट करा दिया, अब वो मॉल में मिलेगा। वैसे ही ये कंपनी अब स्टॉक मार्केट में मिलेगी, अब तुम खरीद सकते हो। अब जैसे तुम्हारे एक अंकल की कोई छोटी कंपनी होगी, उसको तो नहीं खरीद सकते ना शेयर मार्केट में। तुम जाकर सर्च करोगे अपने अंकल की कंपनी, वो नहीं दिखेगी, क्यों? छोटी है, वो लिस्टेड नहीं है। जो कंपनी लिस्टेड होती है सिर्फ उसे ही खरीद सकती है। मोर देन 5000 कंपनी लिस्टेड है, तुम सिर्फ उसे ही खरीद सकते हो और उसे ही ट्रेड कर सकते हो। चलो यहाँ तक तो स्टॉक मार्केट एंड शेयर का कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल क्लियर है ना कि स्टॉक मार्केट होती क्या है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। बिल्कुल कैरी फॉरवर्ड करो। जी भैया। हाँ जी। अब देखो मिथ्स क्या है, या फिर रिस्की है या नहीं, भाई तुम्हारी या फिर आवाज कट रही ट्रेडिंग है। किसे कहते हैं। तो सबसे पहले मिथ्स पे समझते हैं। एक मिथ ये है
कि स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग होती है। गैम्बलिंग मतलब तो जुए की तरह होती है, तुम पैसे लगाओ या तो तुम जीतोगे या तो तुम हारोगे। एंड वैस इसलिए लोग यूजुअली ट्रेड नहीं करते, इसलिए यूजुअली इन्वेस्ट नहीं करते, क्योंकि उनको लगता है उनको अपने हार्ड अर्न पैसों को वेस्ट नहीं करना। उनको लगता है कि मैं बाहर जाकर एक ज़मीन खरीद लूँ, बाद में वो ज़मीन की कीमत बढ़ जाएगी, मैं बेच दूंगा, वो ज़्यादा अच्छी इन्वेस्टमेंट है कंपेयर टू कि वो कोई कंपनी के स्टॉक खरीद लें। लोग एक दुकान खोल के कपड़े बेचेंगे, कपड़े बेचना भी इज ट्रेडिंग। इट्स लाइक कि तुम सस्ते में कहीं से कपड़े उठा कर लाते हो और फिर महंगे में बेचते हो, दैट इज़ कॉल्ड ट्रेडिंग। वैसे ही अगर तुम्हारे डैड ने कभी कोई कोई ज़मीन खरीदी होगी, पहले कोई प्रॉपर्टी खरीदी होगी और बाद में वो उसको बेचते हैं, तुम्हारे दादा की कोई प्रॉपर्टी होगी जिसकी दाम आज बहुत बढ़ गई है, दैट इज़ ऑल्सो अ ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग हैज़ ऑलवेज बिन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। बट स्टॉक मार्केट के सीन में क्या होता है, क्योंकि तुम्हें ग्राफ दिखती है, तुम्हें डिजिटल चीज़ें दिखती हैं, तुम्हारे पेरेंट्स को या जितने भी एल्डर जनरेशन के लोग हैं, उनको ये सारी चीज़ें, उनको लगता है कि ये सारी चीज़ें या तो गैम्बलिंग है या तो उनके समझ जो चीज़ें समझ में नहीं आती उन चीज़ों को लोग बोलते हैं कि इट्स नॉट लाइक गुड और अ हेल्दी वे ऑफ इन्वेस्टिंग थिंग्स। अब ये कंफ्यूजिंग लगती है, ऐसा लगता है कि इसमें बहुत नॉलेज की ज़रूरत है क्योंकि तुमने एक ग्राफ देख लिया। हमारी माइंडसेट ऐसी बनी हुई है कि स्कूल में हम ग्राफ पढ़ते हैं, मतलब ग्राफ का देखना इज़ लाइक एक पढ़ाई से कोई लेना देना है इसका। इट्स नॉट लाइक दैट। ग्राफ इज़ वेरी सिंपल टू ग्राफ। ग्राफ एक इलस्ट्रेशन है कि चल क्या रहा है। अब वो कैसे देखते हैं, क्या होती है, मैं बताता हूँ। तो मिथ तो पहली बात ये है कि तुम्हारी लॉस हो सकती है। लॉस कैसे हो सकती है, मैं तुम्हें एक एग्जांपल दिखाता हूँ किसी स्टॉक्स की। अब यहाँ पर तुम्हें दिख रहा है, इसके पहले मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर दूँ, पहले एक बेसिक्स पहले वो देख लो। तो अगर कोई ग्राफ ऐसे जा रही है, मैं बस एक बेसिक आइडिया ले रहा हूँ, तुम्हें ग्राफ की नॉलेज है नहीं, बेसिक्स। अगर कोई ग्राफ ऐसे जा रही है तो प्राइस बढ़ रही है या कम हो रही है, व्हाट डू यू थिंक? बढ़ रही है। बढ़ रही है प्राइस, मतलब प्राइस यहाँ थी 10 रुपये में भी, जो भी थी, यहाँ आते आते 100 रुपये हो चुकी है, यहाँ पर 112 रुपये हो चुकी है, व्हाटएवर। प्राइस अगर ऐसे ग्राफ ऊपर जा रही है, इट मीन्स कि प्राइस बढ़ रही है। नाउ अगर कोई ग्राफ ऐसे जा रही है, व्हाट डज दैट मीन? प्राइस कम हो रही है। प्राइस कम हो रही है। कम हो रही है, ग्राफ गिर रही है, मार्केट खराब हो रही है, व्हाटएवर इट इज। यहाँ पर 100 रुपीज़ अगर प्राइस थी तो यहाँ पर वो 10 रुपीज़ हो चुकी है। नाउ व्हाट इज दिस मीन? यहाँ पर क्या हो रहा है, मार्केट इसे कहते हैं साइडवेज जाना। साइडवेज का मतलब मार्केट यहाँ थी, प्राइस ऊपर गई 10 रुपये से, मे बी 20 रुपीज़ हुई, फिर नीचे आई वापस 10 रुपये के आसपास, फिर से ऊपर गई 12 रुपये की तरफ, 22 रुपये की तरफ, फिर से नीचे आई, मतलब फ्लक्चुएशंस चल रही है, ऊपर नीचे प्राइस हो रही है। हाउ डू यू मेक प्रॉफिट इन दिस? अब इस ग्राफ से तुम्हारा प्रॉफिट, अगर तुम्हें प्रॉफिट बनाना है तो एक जनरल सा एक लॉजिक लगाओ। अगर तुम्हें प्रॉफिट बनाना है और ग्राफ ऐसे जा रही है तो तुम कहाँ पे खरीदना पसंद करोगे? क्या तुम्हें यहाँ पे खरीदना चाहिए या फिर तुम्हें यहाँ पे खरीदना चाहिए? नीचे। नीचे खरीदना चाहिए। यहाँ नहीं खरीदना है तुम्हें, व्हिच मीन्स कि तुम्हें 10 रुपये पे खरीदना है ना, सो दैट तुम 100 रुपये में जाकर बेच सको। तो आइडियली तुम्हें हमेशा नीचे खरीदना है और ऊपर बेचना है, व्हिच मीन्स प्राइस जब कम हो तो तुम्हें खरीद लेना है, प्राइस जब ज़्यादा हो उसे बेच देना है। दिस इज एज सिंपल एज दैट। अब इस केस में देखो, जब ग्राफ डाउन जा रही है, यू नीड टू ट्रेड इन दिस। यहाँ पर तुम कैसे नीचे खरीदोगे और ऊपर बेचोगे? ये शुरुआत ही काफ़ी ऊपर से हो रहा है, इस केस में तुम्हें अवॉइड करनी है क्योंकि प्राइस नीचे जा रही है, तुम्हें इस केस में ट्रेड ही नहीं करनी। तो ग्राफ इज सिंपली इलस्ट्रेशन ऑफ प्राइस, कि वो प्राइस बता रहा है कि ऊपर जा रही है नीचे। अब नाउ व्हाट इज दिस? अगर इसमें जा रही है साइडवेज, कहाँ खरीदना चाहिए तुम्हें? तुम्हें यहाँ खरीदना चाहिए, यहाँ बेच देना चाहिए, फिर से यहाँ खरीदना चाहिए और यहाँ ही बेच देना चाहिए। यहाँ से यहाँ तक के बीच की तुम्हें प्रॉफिट मिल रही है, यहाँ खरीदना चाहिए, यहाँ बेच देना। नाउ हाउ डू यू अंडरस्टैंड कि अब यहाँ से मुड़ने वाला है या यहाँ से नीचे आने वाला है? नाउ दिस इज टेक्निकल एनालिसिस। वो कैसे करते हैं? इट इज़ वेरी सिंपल, यू कैन लर्न इन 20 days, बट वो बात की बात है। अभी बस इतना समझो कि तुम्हें आइडियली कहीं भी कभी भी नीचे खरीदना है और ऊपर बेचना है। नाउ लेट्स सी कि किसी भी स्टॉक को रैंडम स्टॉक पकड़ लो, उसमें क्या होता है। एप्पल कंपनी, यू ऑल नो, हम लोगों के पैदा होने के पहले से इट्स वेरी पॉपुलर। इसमें तो वो क्या चल रहा है, फ्लक्चुएशन दिख रहा है, ऊपर नीचे जा रही है स्टॉक्स। मैं एक बार स्क्रीनशॉट लेके दिखा रहा हूँ, दिख रहा है। यस यस यस। अब ये फ्लक्चुएशन से तुम्हें दिख रहा है कि कभी नीचे भी जा रहा है, कभी ऊपर भी जा रहा है। इस केस में पीपल गेट स्केयर्ड कि तुमको खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। अब ये तो नीचे भी जा रहा है, तुम बोलोगे मैं पैसे लगा दूं और अगले मोमेंट पे नीचे चला जाए, फिर तो मेरा लॉस है, मुझे नहीं करना ट्रेड, मुझे मेरे पैसे पे आ रहे हैं, आई डोंट वांट टू ट्रेड इट। बट यहाँ देखो ऊपर क्या लिखा है, 1 डे। ये ग्राफ एक दिन की है, एक दिन में कितनी ऊपर नीचे हुई है चीज़ें। नाउ लेट्स सी एक वीक में क्या होता है। मार्केट स्टार्ट हुई थी यहाँ से,
मार्केट पूरे दिन फ्लक्चुएट करती रही, पूरे वीक में करती रही, यहाँ पे कहीं बंद हो गई, इट्स स्टिल इन अ प्रॉफिट। मतलब अगर तुमने एक दिन के अंदर एग्जिट नहीं किया होता, 1 वीक तक छोड़ भी दिया होता, यू वुड हैव स्टिल मेड सम प्रॉफिट। चलो वीक भी छोड़ते हैं, अब देखते हैं मंथ में क्या चल रहा है। मेक श्योर कि तुम वीक में डायरेक्ट ट्रेड भी कर सकते हो, तुम्हें यहाँ से यहाँ तक रुकने की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ पे बाय करके यहाँ भी निकल सकते हो। लेकिन ये जगह कैसे ढूंढोगे, आइडेंटिफाई करोगे, इसकी एक स्ट्रैटेजीज होती है, चीज़ें होती हैं जो यू विल लर्न ओवर टाइम। वो मैं बाद में ओवर टाइम जैसे सेशंस आगे बढ़ेंगे बताऊंगा, आज नहीं, ओवर द कोर्स ऑफ पीरियड। बट इट इज़ वेरी इजी टू डिटरमाइन कि कहाँ पे तुम्हें बाय करना है, कहाँ पे तुम्हें सेल करना है। बट फॉर नाउ लेट्स सी 1 मंथ में क्या होता है। ओके, नाउ यू कैन सी प्राइस इतनी नीचे थी, प्राइस इतनी ऊपर चली गई। पूरे मंथ में क्या हुआ, थोड़ी थोड़ी फ्लक्चुएशंस चल रही थी, बट फ्लक्चुएशंस अभी भी हो रही थी। नाउ लेट्स सी कि 3 मंथ्स में क्या होता है। 3 मंथ्स दिख रहा है, लॉन्ग पीरियड में स्टॉक्स ऊपर ही जा रही है। वो दिन की फ्लक्चुएशंस है, वो उनके लिए है जो दिन में अगर तुम्हें कोई सीन है तो, लेकिन वो दिन की फ्लक्चुएशन तो ओवर द टाइम स्टॉक्स ऊपर ही जाता है। इंडिया की सेंसेक्स हो या निफ्टी हो, वो सारी इतनी चीज़ें होने के बाद, इंडिया में राइट होने के बाद, प्राइम मिनिस्टर का मर्डर होने के बाद, इतनी सारी चीज़ें, इंडिया में रिसेशन होने के बाद, सारी चीज़ों के बाद भी इट स्टिल हैज़ गॉन लाइक रियली अप। क्यों? क्योंकि ओवर द कोर्स ऑफ टाइम, लॉन्गर पीरियड में स्टॉक्स हमेशा ऊपर ही जाती है, तो देयर इज नो चांस ऑफ लाइक लूजिंग योर मनी, क्योंकि प्राइस स्टॉक्स की कंपनी ऊपर जाती है। कितनी कंपनी जिसको तुम देखते हो वो बंद हो जाती है, बहुत रेयरली ऐसी कंपनी होती है जो बंद होती है, वरना सारी कंपनी हम लोगों के पैदा होने के पहले से चल रही है और आगे भी चलती रहेगी, बिकॉज दे आर पॉपुलर। इट्स वेरी टू चूज दोज कंपनीज। कैसे स्टॉक को स्क्रीन करते हैं, कैसे सिलेक्ट करते हैं, वो सारी चीज़ें वी विल डिस्कस अबाउट इट, कि हम स्टॉक को सिलेक्ट करने के गोल्डन रूल्स क्या हैं, हाउ डू यू सिलेक्टेड, हाउ डू यू मेक अ स्क्रीनर। स्क्रीनर मतलब एक ऐसी स्क्रीनर जो तुम्हें चुन चुन के खुद से स्टॉक दे। 6 मंथ देखो, 6 मंथ भी थोड़ी फ्लक्चुएशन है, बट स्टिल इट्स अप। नाउ 1 ईयर पे देखो फ्लक्चुएशन से, बट ओवरऑल स्टॉक्स ऊपर ही गई। 2 ईयर में कंप्लीटली ऊपर गई है, 5 ईयर्स में कंप्लीटली ऊपर गई है, लाइक इट हैज गॉन लाइक ब्लंडर। 10 ईयर्स टू हाई। नाउ अब तुम्हारी ये क्वेश्चन हो सकती है, यार मुझे 10 साल नहीं वेट करने, मुझे 5 ईयर्स वेट नहीं करनी, मुझे एक दिन में चाहिए, क्योंकि 2 दिन की प्रॉफिट चाहिए। यू कैन स्टिल मेक प्रॉफिट्स इन 1 डे। हाउ? अभी मैंने क्या बताया था, कहाँ पे एंटर करने की जरूरत है तुम्हें, ऑब्वियसली कहीं भी नीचे एंटर करने की जरूरत है, कहीं भी ऊपर विजिट मारना है। समझ आ रही है? अब ये कैसे ये जगह आइडेंटिफाई करनी है, दैट इज कॉल्ड टेक्निकल एनालिसिस। वो आगे आगे के स्टडीज में, आगे के सेशंस में देखेंगे। चलो आगे देखते हैं। ये वाला क्लियर है ना, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? नहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। पूरा क्लियर है? हम्म। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये लिप्स का सीन क्लियर है, रिस्क का सीन क्लियर है, और व्हाट इज ट्रेडिंग वो मैं तुम्हें बता चुका हूँ। ट्रेडिंग किसी भी चीज़ को जब तुम ट्रेड कर रहे हो, मतलब तुम खरीद रहे हो फिर बाद में बेचो, दैट इज कॉल्ड ट्रेडिंग। अब जैसे एक मॉल में चीज़ें मिल रही हैं उसे प्रोडक्ट्स बोलते हैं, वैसे ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट के वर्ल्ड में क्या बोलते हैं, वो तो मैंने तुम्हें एनालॉजी दी है समझने के लिए, कि स्टॉक मार्केट इज लाइक अ मॉल, प्रोडक्ट्स आर लाइक शेयर्स। लेकिन एक्चुअल में व्हाट डू यू कॉल दीज थिंग्स, प्रोडक्ट्स को क्या बोलते हैं फाइनेंशियल वर्ल्ड में? एनी आइडिया? प्रोडक्ट्स को फाइनेंशियल वर्ल्ड में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। शेयर्स। 2 मिनट। ओके, इट्स नॉट कॉल्ड शेयर, शेयर्स आर आल्सो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का मतलब किसी भी चीज़ को जिसको तुम बेचने के पर्पस पे ले रहे हो, खाना नहीं है तुम्हें कंज्यूम। मैं मॉल जाऊँ कुरकुरे उठाऊँ, मुझे कंज्यूम नहीं करना, मुझे जाके बेचना है उसे, तो फिर मैं उसे क्या बोलूँगा, मैं कुरकुरे को फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बोलूँगा। इंस्ट्रूमेंट क्यों? क्योंकि मैं फाइनेंशियली यूज़ करना चाहता हूँ उसे, उसको बेच के और पैसे बनाना चाहता हूँ। वैसे ही आलू प्याज जितनी भी चीज़ें हैं वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। किसके लिए? तुम्हारे, तुम घर पे लाए हो खाने के लिए, उसके लिए नहीं। लेकिन जो बाजार में बंदे बेच रहे हैं ना, दे डोंट वांट टू ईट इट, दे वांट टू सेल इट फॉर मनी। मतलब व्हेनेवर यू आर यूजिंग समथिंग टू रेज अ मनी, तो उस केस में इट्स अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ये मैं तुम्हें बिल्कुल लेमैन्स लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, डेफिनेशंस तुम्हें अगर जान ली है तो वो दैट इज होल डिफरेंट। बट लेमैन लैंग्वेज में ऐसे समझो, किसी भी चीज़ को तुम अगर ट्रेड कर रहे हो तो वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। तो कहीं भी तुम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वर्ड देखो स्टॉक मार्केट, जब तुम ट्रेडिंग का टाइम डीमैट अकाउंट बनाओगे, ये सारी चीज़ें, तो डोंट गेट कंफ्यूज विद फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, इट्स जस्ट अ सिंपल वर्ड फॉर दीज थिंग्स। जितनी भी चीज़ों में तुम ट्रेड कर, तुम कभी क्रूड ऑयल खरीदना चाहते हो, क्रूड ऑयल में तुम ट्रेड कर सकते हो, तुम आलू प्याज जैसे कमोडिटी बोलते हैं, ये सारी चीज़ें आगे स्टेप बाय स्टेप मैं कैटेगराइजेशन कर दूंगा किस चीज़ को क्या बोलते हैं। बट फॉर नाउ जस्ट अंडरस्टैंड कि these things these things are called financial instruments. Okay, 1 second.
थैंक्स। ठीक है, ये वाला पार्ट पूरा क्लियर है, आगे फॉरवर्ड करूँ। ग्राफ लाइंस क्या है वो बता दी मैंने। ये जो लाइंस है वो प्राइस की मूवमेंट है। ओके, आवाज आ रही है ना मेरी? आ रही आ तब रही है तो ये जो लाइंस है वो क्या है, वो प्राइस की मूवमेंट है, वो बस प्राइस बताती है। अब लाइंस बनती कैसे है? यू मस्ट बी वंडरिंग, लाइन बन कैसे रही है? लाइंस ऐसे बन रही है, प्राइस 10 रुपए थी, कुछ देर में प्राइस 20 रुपए हो गई, अगर फिर कुछ देर में 30 हो गई, 31 हो गई, 32 हो गई। इन सारे डॉट्स को बस कनेक्ट कर दो तो एक लाइन बन गई। तो वहाँ बस नंबर्स नहीं लिखा है, बस लाइंस बनी हुई है। डैट शोज कि प्राइस ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, क्योंकि लाइंस में चीज़ों को देखना, ग्राफिकली चीज़ों को देखना, इट्स मच ईजी ऑफ यू ह्यूमंस टू अंडरस्टैंड। ओके, तो इसलिए लाइंस में इलस्ट्रेटेड रहती है वो चीज़ें। नाउ हाउ मच एक्सपीरियंस डू यू नीड टू बी सक्सेसफुल? सो इट्स लाइक जितने भी इंडिया के टॉप रिचेस्ट ट्रेडर्स को देखोगे, उनकी कोई भी फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं है। इट्स नॉट लाइक वो चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, इट्स नॉट लाइक कि वो कॉमर्स स्टूडेंट थे। बहुत से ऐसे इन्वेस्टर्स जो कॉमर्स स्टूडेंट थे ही नहीं, बट दे आर स्टिल लाइक द रिचेस्ट ट्रेडर्स एंड रिचेस्ट इन्वेस्टर्स इन द वर्ल्ड। तो एक्सपीरियंस तुम्हें कुछ नहीं चाहिए होती। इट्स नॉट लाइक मेडिकल फील्ड कि तुम्हें अगर आज तुम डिसाइड कर लो कि तुम्हें डॉक्टर बनना है, तो तुम्हें यू विल हैव टू स्टडी अ लॉट, 5 इयर्स के कोर्सेज करने पड़ेंगे, एक डिग्री चाहिए होगी खुद को जस्टिफाई करने के लिए। ओनली देन यू कैन प्रैक्टिस, एंड उसके बाद भी देयर इज अ वेरी लेस चांस कि तुम क्रैक कर पाओगे या नहीं एग्जाम्स के बाद। उसके बाद भी तुम्हें जॉब मिलेगी या नहीं। तो एंड में तुम्हारी जो सक्सेसफुल होने की प्रोबेबिलिटी है, इट्स स्टिल लाइक 90 to 10%। 90% लोग सक्सेसफुल नहीं होते इवन इन द इंजीनियर फील्ड। तुमने देखा होगा लाइक लैक्स एंड लैक्स ऑफ इंजीनियर हर ईयर्स निकलते हैं, बट दे डोंट क्वालिफाई, दे डोंट गेट जॉब। मेरे कजन के कोचिंग इंस्टीट्यूट के पैम्पलेट देख इंजीनियर ही बांटता था, और वो कोचिंग इंस्टीट्यूट भी इंजीनियरिंग की थी। तो इट्स सिमिलरली किसी भी फील्ड में, स्टॉक मार्केट हो या कोई सी भी फील्ड हो, you need knowledge, and if you have the knowledge you can be successful, if you don't have it you can't। अब इंडिया में लोग क्या दिक्कत किया है कि अमेरिकन कंट्रीज में 40% से प्लस लोग इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल नॉलेज होती है, बेसिक एटलीस्ट नॉलेज होती है। इंडिया में 4% लोग करते हैं। नाउ दिस इज द बिग थिंग, क्योंकि जितने कम लोग करते हैं कंपटीशन उतनी कम है। अब तुम पहले स्टार्ट करोगे, इट इज गोइंग टू बी बिग एंड इट इज इनएविटेबल। आज नहीं तो कल इंडिया में स्टॉक मार्केट हैज टू बूम, एंड दैट इज व्हाई एवरी कंटेंट क्रिएटर इज लाइक मेकिंग वीडियोस ओवर इट। जितने भी अलग अलग फील्ड के कंटेंट क्रिएटर्स यूट्यूब्स पे हैं, तुम देखो कि एक ना एक उन्होंने स्टॉक मार्केट रिलेटेड वीडियो बनाई है, जहाँ पे दे विल सजेस्ट यू टू इन्वेस्ट इन स्टॉक, दे विल से कि आई विश आई न्यू इट बिफोर। वैसे ही स्टॉक मार्केट इज लाइक अ थिंग जहाँ पर तुम बहुत कम टाइम में सीख सकते हो, एंड देन यू कैन मेक अ टन्स ऑफ मनी। इसके अलावा तुम गूगल पे जाकर, यूट्यूब पे जाकर दूसरे ट्रेडर्स को फॉलो कर सकते हो टू सी देयर लाइफस्टाइल। बहुत सारे डे ट्रेडर को फॉलो कर सकते हो। वो दिन में स्टॉक ट्रेडर्स ऐसा नहीं होता कि वो पूरे दिन मार्केट के बाहर बैठे होते हैं जैसा मूवीज में इलस्ट्रेट किया जाता है। इट्स लाइक पूरे दिन में वो 10 मिनट के लिए ट्रेड करते हैं। दे ओपन देयर लैपटॉप, दे बाय सम शेयर्स जिन्होंने शॉर्टलिस्ट कर रखे थे, उन्होंने ट्रेड किया। इफ दे मेड अ ह्यूज प्रॉफिट, वो 1 वीक तक ट्रेड ही नहीं करते। तो इट्स नॉट लाइक अ कॉमन जॉब और अ कॉमन वर्क, इट इज वेरी सिंपल इज दैट। तो इट गिव्स यू कंप्लीट ऑटोनॉमी। एक्सपीरियंस की कोई ज़रूरत नहीं होती। ऑल यू नीड टू डू इज सारी चीज़ों की नॉलेज लो और उसके बाद ट्रेड करो। बेसिक्स नॉलेज लो, उसके बाद ट्रेड करो। इट्स नॉट डिफिकल्ट टू सिलेक्ट स्टॉक एंड सी कौन सी ग्राफ ऊपर जा रही है और कौन सी नीचे जा रही है। नाउ कैन इट बी अ फुल टाइम करियर? ऑब्वियसली इट कैन बी अ फुल टाइम करियर, बिकॉज तुम किसी भी इंट्राडे ट्रेडर्स को इंस्टाग्राम पे सर्च करके चेक कर सकते हो। बहुत सारे यूट्यूबर्स को चेक कर सकते हो जिनको बात करने का ढंग भी नहीं आता। दे कांट इवन स्पीक लाइक प्रॉपरली। इनके पास नॉलेज नहीं है, बट स्टिल दे आर लाइक मेकिंग 50 lakhs ऑफ मनी इन इंट्राडे। एंड आई एम नॉट इवन लाइक जोकिंग, यू कैन लिटरली लाइक गूगल देम एंड सी, उनके लाइव ट्रेडिंग वीडियोस भी तुम्हें मिलेंगे। तो जब वो कर सकते हैं तो यू आर स्टिल एडुकेटेड, यू कैन स्टिल डू इट। एक्सपीरियंस की कोई खास ज़रूरत नहीं है प्रॉफिटेबल होने के लिए। अब इसमें बहुत सारे फील्ड्स होते हैं। फील्ड्स मतलब एक एक ट्रेडिंग होती है कि तुमने आज खरीदी और आज ही बेच दी, दैट इज कॉल्ड इंट्राडे ट्रेडिंग। अब मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, इन सब चीज़ों पे डिटेल्ड डिस्कशन बाद में करेंगे, बट बस एक पर्सपेक्टिव लेने के लिए ऐसे समझो कि एक तो शॉर्ट टर्म हो गया कि तुमने आज खरीदा आज बेच दिया। अब एक दिन के अंदर मैंने तुम्हें दिखाया फ्लक्चुएशन ज़्यादा होती है, तो स्किल्स थोड़ी ज़्यादा चाहिए, लेकिन इट्स स्टिल डूएबल एंड इट इज़ वेरी इजीली डूएबल। बट इसके बाद एक ट्रेडिंग होती है जिसे स्विंग कहते हैं। स्विंग मतलब आज खरीदा, 1 महीने रखूंगा बेच दूंगा, 10 दिन रखूंगा बेच दूंगा मैं। इसमें इतनी स्किल्स नहीं चाहिए होती। इट्स वेरी सिंपल टू सी। जो ग्राफ ऊपर जा रहा है उसमें खरीद लो, थोड़ा सा और ऊपर जाते ही बेच दो। वेट ही मत करो कि वो बहुत ऊपर जाएगा। नए स्टॉक्स तो नए स्टॉक्स में फिर खरीद लो। अब एक होती है इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग मतलब अभी तुमने लिया, 10 साल तक छोड़ दिया। तो अब इन सब चीज़ों की ना प्रॉपर बैलेंस होनी होती है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 1 लाख रुपीज़ है। इसमें से मैं ये कर सकता हूँ कि मैंने 40,000 के वो स्टॉक्स ले लिए जिनको मुझे बैंक में डेड छोड़ना था। जैसे तुम्हारे पेरेंट्स अपने पैसे कुछ सेव करके बैंक में छोड़ देते हैं ना, उनको लगता है ये सेविंग्स है। बट प्रॉब्लम इज इंडिया में लोग अपने मनी को राइट जगह पार्क करना नहीं आता उन्हें लगता है बैंक में छोड़ना पैसा इज लाइक तुमने अपने पैसों को डेड कर दिया। तुम्हारी बैंक उस पैसों को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेगी और उससे प्रॉफिट बनाएगी और उसी से दूसरों को लोन देगी
दूसरों से इंटरेस्ट भी लेगी। जो तुम्हारी इंश्योरेंस की कंपनी है वो भी यही करती है। तुम 20,000 का इंश्योरेंस लेते हो कार के, लेकिन तुम्हारी कार जब टूट जाती है तो तुम्हें वापस क्लेम में 1.5 से 2 लाख भी मिल जाता है। हैव यू एवर वंडर्ड कि कैसे मिलता है वो? उनको लॉस नहीं होता क्या? उनको लॉस नहीं होता क्योंकि तुम्हारे जैसे बहुत से लोग हैं जो उन्हें 20-20 हज़ार देते हैं और हर कोई क्लेम नहीं लेता। इस 20-20 हज़ार को वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं एज अ बड़ी कंपनी, बड़ी जगह इन्वेस्ट करते हैं। उसके जो रिटर्न्स आते हैं उसके प्रॉफिट वो खुद भी रखते हैं और कुछ हद तक जो दूसरों ने क्लेम किया उनको देते हैं। तो दैट इज हाउ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड बैंक्स ग्रो एंड दे अर्न मनी, अ लॉट ऑफ मनी। तो अपने पैसों को बैंक में डेड नहीं छोड़ना चाहिए। फॉरेन कंट्रीज में यू विल नेवर सी पीपल लाइक पुटिंग देयर मनी इनटू द बैंक। वो लोग यूजुअली अपने पैसों को वहाँ पार्क करते हैं जहाँ से उन्हें रिटर्न मिल सके। दैट इज वाई क्रेडिट कार्ड इज मोस्टली यूज इन फॉरेन। इंडिया में लोग यूज़ नहीं करते। इंडिया में लोगों को लगता है, इंडिया में प्राइड की बात होती है कि उन्हें लगता है कि अच्छा मेरे पास पैसे हैं तो फिर मैं क्रेडिट कार्ड से क्यों लूँ, उधार लेकर क्यों करूँ मैं। इट्स लाइक अ प्राइड थिंग इन इंडिया। यहाँ लोगों को समझ नहीं आता कि तुम जब क्रेडिट कार्ड से ले रहे हो, इट्स लाइक कि मेरे पास ऑप्शन है एक आईफोन खरीदने का, मेरे बैंक में अगर 80,000 रुपीज़ पड़ी भी है, मैं फिर भी नहीं लूँगा 80,000 से। मैं क्यों लूँ? मैं अपने क्रेडिट कार्ड से पे करूँगा, पे करने के बाद मे बी मुझे थोड़े ज़्यादा पैसे लगेंगे, 86,000 लगेंगे, बट मैं फिर भी 86,000 के लूँगा। क्यों? क्योंकि मुझे हर महीने थोड़े-थोड़े पैसे पे करने हैं। लेकिन अब जो मेरे बैंक में ये 80,000 जो पड़े हैं ना, जो मैंने वेस्ट नहीं किया आईफ़ोन में डालकर, इस 80,000 को मैं ऐसे जगह पार्क करूँगा जहाँ रिटर्न मिल जाए। तो मैं एफडी बना दूँगा जहाँ से मुझे 7-10% का रिटर्न मिले, या मैं म्यूचुअल फंड में डाल दूँगा जहाँ से मुझे 15-20% का रिटर्न मिले, या फिर मैं उसको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करूँ, मुझे 20% भी रिटर्न मिलती है। तो भी मैंने 86 में आईफ़ोन लिया था, 20% भी अगर मुझे रिटर्न मिल रही है, तो भी मेरी अमाउंट जो है वो 90 क्रॉस हो गई, व्हिच मीन्स कि मैंने पैसे बचाए। क्रेडिट कार्ड यूज़ करने से मैंने उल्टा 6,000 कमा लिए। तो इट्स ऑल अबाउट पार्किंग योर मनी इन द राइट वे। डोंट थिंक कि क्रेडिट कार्ड यूज़ करने से ये सारी चीज़ें, ये फाइनेंशियल एजुकेशन जिनके पास नहीं है उनको ऐसा लगता है। दैट इज़ व्हाई अ लॉट ऑफ सेलिब्रिटीज़ दे लिव इन अ रेंटेड हाउस, दे डोंट वांट टू ओन अ हाउस। जब तुम किसी हाउस को ओन कर लेते हो ना, वो तुम्हारे लिए एसेट और लायबिलिटीज़ में अगर तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता तो ऐसे समझो, जो भी चीज़ तो तुम्हारी अंदर वैल्यू ऐड कर रही है उसे एसेट बोलते हैं, और जो चीज़ वैल्यू लेकर जा रही है उसे लायबिलिटीज़ बोलते हैं। मतलब तुमने तुमने कोई ज़मीन खरीदा, वो तुम्हारे लिए एसेट है। लेकिन अगर तुमने एक कार खरीद ली, वो तुम्हारी लायबिलिटी है। क्यों? तुम्हें कार की सर्विसिंग करानी पड़ेगी, मतलब तुम्हारे पॉकेट से पैसे ले जाएगी ना वो। तुम्हें फ्यूल डालना पड़ेगा उसमें, तुम्हारे पॉकेट से पैसे जा रहे हैं। कार को मेंटेन करके रखना पड़ेगा, तुम्हारे पॉकेट से पैसे जा रहे हैं। तो जो भी चीज़ें तुम्हारे पॉकेट से पैसे ले जाए वो लायबिलिटीज़ है, और जो लेकर आ रहे हैं वो तुम्हारे लिए क्या है? एसेट है। तो तुम जब घर खरीदते हो या घर रेंट करते हो तो उनमें बहुत फ़र्क है। एक तो ये कि तुमने अगर घर खरीदा, खरीदने के बाद घर तुम्हारा होगा, तुम्हें उसे मेंटेन करना है, तुम्हारे पॉकेट से पैसे जा रहे हैं, हर हर बार उसकी वैल्यू थोड़ी कम हो रही है, तुम्हारे पॉकेट से पैसे जा रहे हैं। उस केस में तुम्हारे लिए एक तरह से वो लायबिलिटी है। व्हाट यू शुड हैव डन इज, तुम्हें घर खरीद के उसे रेंट पे दे देना चाहिए था किसी और को। उस केस में घर तुम्हें हर महीने के रिटर्न भी दे रही है, उसके अलावा घर की एट द एंड ऑफ द डे वैल्यू भी बढ़ रही है। क्यों? कभी ना कभी तो उस घर का दाम बढ़ेगा, ये प्रॉपर्टी है तो। इसके अलावा तुम दूसरे जगह, ऐसी जगह जाकर रहो जहाँ पे रेंट पे रहो, जहाँ से तुम्हें जो पैसे आ रहे हैं उसको तुम टैक्स में। खैर ये सारी चीज़ें बहुत बात की है, बस मैं एक बेसिक पर्सपेक्टिव दे रहा था कि व्हाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ फाइनेंशियल एजुकेशन इफ यू वांट टू सक्सीड। और अगर तुम्हारे बहुत नॉर्मल से ड्रीम है देन दैट इज अ होल डिफरेंट आर्ग्यूमेंट। नाउ कैन इट बी अ फुल टाइम करियर? बता दिया मैंने। नेक्स्ट, हाउ मच मनी डू यू नीड टू गेट स्टार्टेड? यू लिटरली यू कैन इवन इन्वेस्ट 10 रुपीज़। देयर इज नो बैरियर कि तुम्हें कितना इन्वेस्ट करने की जरूरत है। तुम 10 रुपए भी इन्वेस्ट कर सकते हो, तुम 12 रुपए के स्टॉक्स भी खरीद सकते हो, तुम 20 रुपए के भी खरीद सकते हो, तुम 100 के भी खरीद सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। तुम अपने बजट के अकॉर्डिंग यू कैन इन्वेस्ट इन एनीथिंग। बट अच्छी बात क्या है कि इन्वेस्टिंग की ड्यूरेशन में कि तुम पहले कम पैसे जब स्टार्ट करते हो, या इट्स योर लर्निंग फेज। तुम जैसे जैसे लर्न कर रहे हो, तुमने स्टॉक को एनालाइज करना सीखा, बाद में तुम अपनी इसी एनालिटिकल स्किल्स को दूसरों की हेल्प करने में भी यूज़ कर सकते हो। या फिर इसके लिए तुम पेड पैसे भी ले सकते हो, इफ़ यू आर लाइक गिविंग टिप्स टू पीपल, और इफ़ यू आर लाइक एनालाइजिंग चार्ट्स फॉर अदर पीपल, यू कैन ऑल्सो लाइक मोनेटाइज इट। इसके साथ साथ स्टार्ट में तुम कितने भी कम पैसे हैं, तुम उस कम पैसों से भी इन्वेस्ट करके सीख सकते हो, एंड यू वॉन्ट मेक अ लॉस। जब तुम्हें दिखेगा कि तुम 5,000 को अगर 6,000 कर पा रहे हो, तो तुम 1 लाख को 1,10,000 भी कर सकते हो। तो कितने भी पैसे से स्टार्ट कर सकते हो। इसके एग्जांपल के लिए अगर तुम्हें देखना है कुछ, तो मैं तुम्हें एक रियल मार्केट कैसा दिखता है वो दिखाता हूँ। Who's this? I don't know. Anyway, एक रियल मार्केट में दिखाता हूँ तो मैं। जोमेटो देख लो, क्या है 132 रुपीज़। राइट साइड में दिख रही है 131 रुपीज़ करंट प्राइस। 131 रुपीज़ में तुम खरीद सकते हो इसके स्टॉक अलग अलग रेट्स की। इसकी स्टॉक कितनी की है? 1700 रुपीज़ की, अपने बजट के अकॉर्डिंग। लुक एट दिस, लुक एट दिस। ये स्टॉक कहाँ से शुरू हुई थी?
2020 की बात करो, 21 की बात करो, ये स्टॉक जनवरी में शुरू हुई थी। 20 जनवरी 2021 में इसका दाम था 385 रुपीज। नाउ व्हाट इज इट? नाउ इट्स 4200 समथिंग। ओके, मतलब जनवरी से तुम्हें पता भी नहीं चला होगा ये साल कब आया है, और 6-7 महीने गुजर भी गए हैं। इट्स दैट शॉर्ट टाइम, बट स्टिल 300 रुपीज, 400 रुपीज, इट वेंट फ्रॉम लाइक 4000 समथिंग। अब तुम्हें पता कैसे चलता है ये सारी चीज़ें? तो ऐसे समझो ऊपर से ये सारी चीज़ें हुई नहीं है, ये चीज़ें अभी नीचे ही है, तो तुम्हें पता कैसे चलता है कि इतनी ऊपर जानी है? दैट इज़ द क्वेश्चन। राइट टाइम पे पता कैसे चले? तो ये जो मैंने लाइंस बना रखी है वो मैंने कुछ सोच के बना रखी है, किसी स्ट्रैटेजी बना रखी है, उसके ऊपर पता चलता है कि वो ब्रेकआउट है और वहाँ पे तुम ट्रेड ले सकते हो। ये लाइंस कैसे बनाते हैं, क्या चीज़ें देखते हैं, दैट इज कॉल्ड स्ट्रैटेजी एंड टेक्निकल एनालिसिस, एंड इट इज़ वेरी सिंपल, ट्रस्ट मी, वेरी वेरी सिंपल। इवन फॉर अ पर्सन जिसके पास कोई कॉमर्स की एजुकेशन ना हो, कोई बेसिक एजुकेशन ना हो, तो इट इज़ वेरी सिंपल। नाउ द कॉमन पार्ट वाज, मेन थिंग वाज टू टेल यू कि तुम कितने भी अमाउंट्स यू कैन इन्वेस्ट। ओके, इट्स नॉट अ बिग डील। किसी भी कंपनी के तुम इन्वेस्ट कर सकते हो। ब्रिटानिया जिसके तुम बिस्किट्स खाते हो, यू कैन स्टिल इन्वेस्ट। ये चीज़ें मैंने क्या बना रखी, अब ये तुम्हें चीज़ें बहुत टेक्निकल लग रही होंगी क्योंकि ग्राफ हैं, इस पे लाइंस हैं, बट ट्रस्ट मी, तुम जब 1-2 सेशन अटेंड कर लोगे या तुम्हें उसके बाद पता चलेगा, इट विल लुक वेरी सिंपल टू यू। जब तुम अपने पेरेंट्स के पास ही बैठ के ये चीज़ें कर रहे हो ना, उन्हें लगेगा कि दिस इज समथिंग रॉकेट साइंस, बट इट इज़ नॉट। जब मैंने सुमित को भी सिखाया था, उसकी भी एज काफ़ी कम थी, उसे भी पहले ऐसा लगता था नाउ ही कैन डू लाइक एवरीथिंग। सो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट जितना डिफिकल्ट ये लग रहा है, क्योंकि ब्लैक स्क्रीन है, ग्राफ है, लाइंस है। इट्स नॉट टेक्निकल, ट्रस्ट मी, इट्स जस्ट अ लाइन। जो लाइन एक प्राइस बता रही है तुम्हें कहाँ घुसना है और कहाँ निकलना है, कहाँ एंट्री लेनी है, कहाँ एग्जिट करनी है, वो सारी चीज़ें टेक्निकल एस्पेक्ट है। टेक्निकल और फंडामेंटल क्या होता है बाद में बताऊंगा आगे। ये सिर्फ कॉन्सेप्चुअल वीडियो थी, आज कॉन्सेप्चुअल सेशन थी, बस ओवरऑल व्यू देने के लिए कि स्टॉक मार्केट क्या होती है, वर्थ वाइल है या नहीं तुम्हारे टाइम के। नाउ हाउ मच टाइम डज इट टेक्स टू लर्न एंड मेक प्रॉफिट? मेरी अपनी टेस्टेड चीज़ें हैं ये, मैंने 20 डेज हार्डली लगाए किसी को भी सिखाने में, सुमित को या उसके फ्रेंड्स को, हुसैन को, सिराज को, जितने भी लोग थे, 22 डेज मैंने हार्डली स्पेंड किया किसी को भी सिखाने के लिए, एंड इट इज़ वेरी इजी, ट्रस्ट मी। उसके बाद यू कैन मेक प्रॉफिट, यू कैन मेक अपने कैपिटल के अकॉर्डिंग। आई एम नॉट सेइंग कि तुम अनएक्सपेक्टेड अपने ऊपर गोल रखो, ये सोचो कि मैं पहले दिन बनाऊंगा और मैं 2-2 लाख हर महीने कमाने लूँगा। इट्स नॉट लाइक दैट। इट्स लाइक कि तुम्हें अपने साइकोलॉजी, इसमें एक साइकोलॉजी की भी क्लास, ट्रेडिंग साइकोलॉजी की भी एक क्लास होती है, सेशन होती है, जहाँ पे तुम्हें एक्सप्लेन करते हैं चीज़ें कि तुम्हें कितने, तुम्हारे पास अगर है भी 10,000 रुपये, तो तुम्हें 10,000 रुपये पूरे डालने की जरूरत नहीं है। एक ट्रेडिंग प्लान बनती है जहाँ पे तुम एक फिक्स्ड अमाउंट करते हो कि मैं हर ट्रेड 1,000 का ही लूंगा और मैं हर दिन की इतने प्रॉफिट ही करूंगा। जैसे जैसे तुम्हारा कैपिटल ग्रो करेगा, वैसे वैसे तुम्हारी प्रॉफिट की जो प्रॉफिट की परसेंटेज एंड मार्जिन है वो भी बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगी। तो इट इज़ वेरी पॉसिबल, दैट इज़ वाई यू कैन फाइंड वीडियोज़ ऑन यूट्यूब एंड इवन ऑन इंस्टाग्राम ऑफ पीपल ट्रेडिंग लाइक इंट्राडे, मतलब एक दिन के अंदर दे आर लाइक ट्रेडिंग फॉर 50 लाख के प्रॉफिट एक ट्रेड से 10 मिनट्स के अंदर। नाउ तो विच मीन्स हाउ मच टाइम डज इट टेक्स? मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? इट टेक्स लाइक ऑलमोस्ट 1 मंथ टू लर्न इट। उसके बाद अपनी बेसिक प्रैक्टिस करते रहो और कुछ पैसे डालते रहो, इट विल नेवर गिव यू लॉसेस। लॉसेस में भी तुम्हें कंट्रोल कैसे करनी चीज़ें, रिस्क मैनेजमेंट कैसे करनी, कौन सी ट्रेड अवॉइड करनी है, कब करनी है, सारी चीज़ें इट्स लाइक कैलकुलेटेड, इट्स वेरी वेल कैलकुलेटेड एंड इट्स ये हो। हाँ यार, ओके, ये डन है। नाउ नेक्स्ट अ ब्रीफ ओवरव्यू। मैंने बहुत बेसिक में तुम्हें समझा दिया, ये पूरी की पूरी जो सेशन है वो सारी बहुत बेसिक्स में है। डीमैट अकाउंट कैसे खोलते हैं, इसके लिए तुम्हें बैंक अकाउंट, अब नॉ डीमैट अकाउंट होता क्या है, मैं फिर से एक बार एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। जिस तरह से तुम अपने पैसों को बैंक में रखते हो, मतलब तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, एक तो अपने पैसों को घर लाकर अपने लॉकर में रख दो फिजिकल फॉर्मेट में, या फिर तुम अपने बैंक में छोड़ दो और तुम्हें फ़ोन पे सिर्फ नंबर दिखेगा। वैसे ही फ़ोन पे जो नंबर दिख रहा है वो डीमैटेरियलाइज्ड है, दैट इज कॉल्ड डीमैट। घर पे तुम्हारे पास पैसे हैं, मतलब मैटेरियलाइज्ड है, मटेरियल्स के फॉर्म में है। वैसे ही शेयर्स या तो तुम कंपनी से तुम्हें डिलीवर हो जाएंगे घर पे, जिस पे लिखा होगा तुम्हारा नाम कि तुम इस कंपनी का इतना % शेयर होल्ड करते हो, और या फिर तुम्हारे डीमैट अकाउंट में ऑनलाइन आ जाएगा, जो तुम्हें ऑनलाइन दिखेगा, तो तुम घर बैठे बैठे डीमैट अकाउंट खोल सकते हो। इट डजंट कॉस्ट एनीथिंग, 200 रुपये लगते हैं हार्डली, कुछ ब्रोकर में तो फ्री भी है। नाउ व्हाट इज ब्रोकर एंड एवरीथिंग एल्स, आई विल एक्सप्लेन यू लेटर, इट्स वेरी सिंपल। ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड है 20 डेज के अंदर। ऐसा नहीं है कि मैं बेसिक्स बता रहा हूँ 20 डेज में सीखोगे और बाकी चीज़ें में तुम्हें 6 महीने लग जाएंगे। नो, 20 डेज में दिस होल थिंग इज इंक्लूडेड कि तुम ये सारी चीज़ें समझ जाओगे। तो डीमैट अकाउंट वो होती है, तुम घर पे इजीली खोल सकते हो, इट इज़ लिंक टू योर बैंक अकाउंट, और यहीं से ट्रेडिंग होती है, यहीं पे तुम्हारी स्टॉक रहती है। जब तुम खरीद के रखे रहते हो अपने पास, तो ये डीमैट अकाउंट में पड़ी होती है, और उसको तुम बेच भी सकते हो ज़्यादा पैसे के लिए, और पैसे विड्रॉ कर सकते हो सीधा। नाउ ये पूरी ब्रीफ है कि कितनी चीज़ें कवर्ड होंगी 20 डेज के अंदर। टाइप ऑफ ट्रेडिंग, मतलब ट्रेडिंग कितने तरह की होती है,
टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट. नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट. टाइप्स ऑफ का क्या मतलब हो गया. यहाँ पे हम बताएंगे कि एक आलू भी होता है, टमाटर भी होता है, पैसे में भी ट्रेड होता है, शेयर्स में भी ट्रेड होता है, कंपनी का जोमेटो में, बर्गर किंग में, सब में होता है. नेक्स्ट है रिस्क मैनेजमेंट एंड ट्रेडिंग साइकोलॉजी, क्रिएटिंग डीमैट अकाउंट, क्रिएटिंग ट्रेडिंग अकाउंट. एक स्क्रीनशॉट लेके तुम लोग ये लाइक पढ़ लेना, देख लेना कि कितनी चीज़ें इंक्लूड है. ठीक है. नाउ द फुल डिटेल्ड फ्यूचर एंड ऑप्शन. फ्यूचर एंड ऑप्शन क्या है, दैट विल बी एक्सप्लेन लेटर ऑन. इंट्राडे एंड स्विंग स्टार्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज. इंट्राडे का मतलब होता है एक दिन के अंदर, दैट इज कॉल्ड इंट्राडे. स्विंग क्या होता है वो बताया था अभी. फॉल इंडिकेटर्स एक्सप्लेन. कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जो हेल्प करते हैं तुम्हें एक आइडेंटिफाई करने में कहाँ एंट्री लेनी, कहाँ एग्जिट करनी. प्राइस एक्शन एंड साइकोलॉजी बिहाइंड. प्राइस एक्शन का मतलब होता है कि अमाउंट कैसे ऊपर जा रही है, मतलब जो लाइंस तुम देख रहे हो ना कि प्राइस ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, उसे ही कहते हैं प्राइस की एक्शन. मतलब प्राइस ऊपर नीचे हो रही है, दैट इज कॉल्ड प्राइस एक्शन. इन सब की ये सब हेडिंग्स हैं. ठीक है. इसके पीछे एक डिटेल टॉपिक है, विल बी डिस्कस. इतनी चीज़ें हैं. ओके. रिव्यू मिल गया सब क्लियर. हेलो. मेरा एक क्वेश्चन था, बोलो. कोई भी जो कंपनी है वो अपने हम्म. टोटल शेयर्स बताती है या नहीं बताती? बिल्कुल बताती है. और कोई भी कंपनी अपनी हर एक चीज़ को ओपन रखती है शेयर्स के मामले. अगर वो कंपनी लिस्टेड है ना तो वो उसको हर एक डिटेल्स शेयर करने पड़ेंगे बाहर. ओनली देन पीपल कैन बाय इट. तो किसी भी कंपनी के जितने भी शेयर्स हैं वो उनके तुम्हें उसकी डिटेल्स मिल जाती है ऑनलाइन, बहुत वेबसाइट्स पे एंड दूसरी जगह पे. यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दीज थिंग्स. ऑल यू हैव टू वरी इज कि एक शेयर की प्राइस क्या चल रही है, तुम्हारा कैपिटल कितना और उस हिसाब से तुम्हें कितने खरीदने हैं. तो शेयर्स टोटल कितने हैं वो कंपनी हमेशा, कंपनी की एक सिर्फ शेयर्स नहीं, उसकी कितनी एनुअल मीटिंग्स हुई थी, वो कितनी चीज़ें हुई थी, वो सब बताती है. लेकिन इतनी सारी चीज़ों को कोप अप करना इट्स लाइक वेरी डिफिकल्ट फॉर यू. इट्स लाइक ऐसे समझो एक बंदा है जो दिखने में एक बहुत हट्टा कट्टा है. ओके. इज लाइक वेरी स्ट्रॉन्ग. उस वो बंदा अगर डॉक्टर के पास आता है और वो कहता है मेरे हार्ट में पेन हो रहा है, और डॉक्टर कहता है अच्छा तो आप ये बताओ कि आप कितनी बार जिम जाते हो, आपको किसी चीज़ से डर तो नहीं लगता, या फिर आप कोई उल्टी सीधी चीज़ें तो नहीं खाते हो. अगर वो इतने सारे क्वेश्चन डॉक्टर्स करेगा, मे बी वो इंसान या तो झूठ बोल सकता है या तो सच बोल सकता है. इतने सारे क्वेश्चन, या तो वो बोल सकता है नहीं मैं दारू नहीं पीता, मे बी कोई भी रीज़न हो झूठ बोलने का डर. लेकिन दूसरा पार्ट ये होता है कि डॉक्टर डायरेक्टली एक ईसीजी देख ले कि क्या इश्यू चला. अगर उसको उसके ईसीजी में पैटर्न्स में ग्राफ में चीज़ें दिखती है कि कहीं पे इरेगुलर पैटर्न्स है हार्ट में, तो वो एकदम से आइडेंटिफाई कर सकता है प्रॉब्लम क्या है. नाउ ये जो जितने क्वेश्चंस डॉक्टर ने पहले किए ना उसे कहते हैं फंडामेंटल. और ये जो एक बार में ईसीजी देख के बता दिया ना कि गड़बड़ है या नहीं है हार्ट में, वो उसे कहते हैं टेक्निकल. तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल एंड टेक्निकल. फंडामेंटल में यू हैव टू सी अ लॉट ऑफ थिंग्स. कंपनी की कौन सी मीटिंग हुई थी, कंपनी के प्लान्स क्या हैं, उसके सीईओ जो चेंज हुए वो अच्छे हैं क्या, या फिर उसके सीईओ के ऊपर कोई लोन तो नहीं है. इतनी चीज़ें देखना ना इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर एनीवन कि तुम इतनी चीज़ों का ना अपडेट नहीं ले सकते हर कंपनी का. इट्स वेरी डिफिकल्ट. तो टेक्निकल एनालिसिस दैट इज व्हाई इट्स अ की फैक्टर इन इट. टेक्निकल एनालिसिस में कुछ देखने की जरूरत नहीं, तुम सिर्फ ग्राफ से जज करके यू कैन लाइक परचेज एंड सेल शेयर्स. कैसे ग्राफ से देखे, दैट इज कॉल्ड ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज. अब स्ट्रेटजीज क्या होती है, टेक्निकल एनालिसिस क्या होती है, दैट विल बी डिस्कस्ड लेटर ऑन द सेशन. और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन? हेलो. नहीं भैया. मेरा क्वेश्चन है, हाँ बोलो. जोमेटो का भी आईपीओ लॉन्च नहीं हुआ, बट उसके जो शेयर है उसकी प्राइस लॉन्च हो चुकी है, तो उसका क्या सीन है? मतलब देखो भाई क्या होता है, आईपीओ लॉन्च होने से पहले सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है स्टार्ट में. ओके. तो एक बेसिक वैल्यूएशन बैठाई जाती है किसी कंपनी की, मतलब कंपनी कितना कमा रही है, कंपनी की वैल्यू क्या है, उस वैल्यू के हिसाब से एक कंपनी अपने आप को पेश करती है कि मैं इतने अमाउंट से खुद को लिस्ट करती है. अब लोग और भी ज़्यादा खरीदने लगते हैं तो डिमांड बढ़ती है. जितनी ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी उतनी ज़्यादा प्राइस बढ़ेगी. अगर तुम लोगों को डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ तुम्हें. इट्स लाइक कि अगर तुम किसी मार्केट में कुछ परचेज कर रहे, कुछ फल लेने जा रहे हो, और तुम्हें लगता है कि एक दो दिनों में कोई ऐसी फेस्टिवल आने वाली है जहाँ पे उसका प्राइस बढ़ने वाला है फ्रूट्स, तो तुम क्या करोगे? उसको पहले खरीद लेंगे. फिर देन जब प्राइस बढ़ेगी तब बेचोगे या पहले ही बेच दोगे? उसके बाद बेचेंगे ना. उसके बाद बेचोगे, विच मीन्स कि तुमने देखा कि तुम मार्केट गए और देखा 1 रुपए का एक आलू मिल रहा था, 1 किलो मिल रहा था, और तुमने सोचा कि अच्छा हो 1 रुपए का 1 केजी मिल रहा है, तुम्हें लगता है कि आगे कोई फेस्टिवल आने वाला है जिसमें प्राइस बढ़ने वाली है. अब ये तुम्हें जो लगता है ये तुम्हारी एनालिसिस है, फंडामेंटल या टेक्निकल हो वो बात की बात है, लेकिन तुम्हारी एनालिसिस है कि कुछ दिनों में प्राइस बढ़ने वाली है. तुमने क्या किया, तुमने 100 किलो जाकर खरीद लिए 100 रुपए के. अब जिस दिन प्राइस बढ़ा तुमने उस दिन जाकर उसको सबको बेच दिया. अब तुमने 100 रुपए के खरीदे थे, मतलब 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था, और जब तुमने बेचा उसके दाम जब बढ़ गई थी तुम्हें 1000 रुपए का प्रॉफिट हुआ.
तो ये तुम्हारे बीच का प्रॉफिट है। वो प्रॉफिट क्या है, वो प्राइस कैसे बढ़ी, डिमांड से बढ़ी। मतलब जब बहुत से लोग खरीदना चाहते हैं किसी चीज़ को तो प्राइस बढ़ जाती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि ऑलरेडी क्या हुआ, तो जब किसी चीज़ को तुम बहुत से लोग खरीदना, जब डिमांड ज़्यादा होती है, कोई लोग बहुत सी चीज़ को खरीदना चाहते हैं तो उसकी डिमांड, उसकी प्राइस जो होती है वो बढ़ जाती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि सप्लाई उतनी है, मतलब मार्केट में उतने ही शॉप है। अचानक से एक दिन तो शॉप एक्स्ट्रा बढ़ने की, उतने ही शॉप है, उतना ही माल आ रहा है, उतनी चीज़ें हैं, लेकिन अचानक से लोग खरीदना ज़्यादा लोग खरीदना चाहते हैं, तो वहाँ पर प्राइस बढ़ जाती है, सो दैट वो लोग ज़्यादा प्रॉफिट कर सकें। तो जब डिमांड बढ़ती है तो प्राइस बढ़ती है। नाउ इसका अपोजिट केस है, जब डिमांड कम हो जाए तो क्या होता है, उस केस में प्राइस डाउन हो जाती है पूरी, मतलब क्रैश हो जाती है। कैसे? एक रूमर्स इंडिया में चलती है कभी बर्ड फ्लू की, कि बर्ड फ्लू होने वाला है, तो लोग क्या करते हैं, लोग चिकन लेना छोड़ देते हैं, बिल्कुल कोई नहीं खरीदता ये सोच के बीमारी हो जाएगी अचानक से, एक रूमर्स के बेसिस पे भी। तो कब होता क्या है, एंड में ऐसा तो है नहीं कि रातों रात सिर्फ इस रूमर्स की वजह से फार्म बंद हो जाएंगे, ऐसा हो नहीं सकता। चिकन कम हो जाएगा, ऐसा भी नहीं हो सकता। चिकन उतने ही है, फार्म्स उतने ही है, बट उनको बेचने के लिए कोई है नहीं, तो अब उनको क्या करना होगा, रखे रखे चिकन तो वैसे ही मर जाएंगे, तो उनको, उनकी मजबूरी होती है प्राइस कम कर दो, कि क्या पता कम प्राइस की वजह से ही लोग ले लें। तो वो प्राइस को 10 रुपये 20 रुपये चिकन 20 रुपये 30 रुपये में मिलने लगती है जब बर्ड फ्लू के रूमर्स आते हैं। तो इस तरह के फिजिकल चीज़ों की इन्फ्लुएंस की वजह से डिमांड एंड सप्लाई चेंज होती रहती है। जब डिमांड ज़्यादा होगी प्राइस बढ़ेगी, जब डिमांड कम होगी प्राइस कम होगी। तो जोमेटो की जैसे जैसे डिमांड बढ़, जैसे जैसे लोगों को लग रहा था ओह ये अब बहुत ऊपर जाएगी, कोविड का टाइम है, लोग घर पे बहुत ऑर्डर कर रहे हैं, प्राइस ऊपर जाएगी, तो जब उनको लगता था कि प्राइस ऊपर जाएगी, इस लगने की वजह से हर कोई बाय कर रहा था ये सोच कर कि जब ऊपर जाएगा बेचूंगा मैं। तो जब बहुत से लोग बाय कर रहे हैं प्राइस किसी चीज़ को, तो दाम तो उसका बढ़ गया। तो दैट इज हाउ किसी चीज़ की प्राइस बढ़ती है। तो जोमेटो आईपीओ में भी रिसेंटली लिस्ट हुआ है कुछ दिन पहले ही, तो उसकी प्राइस ऐसे बढ़ रही थी, उसके बाद धीरे धीरे लोगों ने सेल करना शुरू किया। अब ये कैसे होती है, वो एनालाइज कैसे करते हैं, दैट इज अनदर पार्ट ऑफ द सेशन, बट बेसिक डिमांड एंड सप्लाई का सीन ऐसा है। ठीक है, एनीथिंग एल्स? वो जैसे हम शेयर्स खरीदते हैं, हम्म अब जैसे हमने खरीदे और जब बेचने की बारी आई तो हम मतलब सेलर को कहाँ ढूंढेंगे, मतलब बायर को कहाँ ढूंढेंगे? तुम्हें बायर को नहीं, जिस तरह से तुम बाय करने वाले हो ना, वैसे ही वहाँ पे हाँ सेल बेचने वाले लोग भी बड़े पड़े। जिन्होंने पहले से बाय किया था उनको प्रॉफिट लेने के लिए बेचना तो पड़ेगा ना। हाँ। ऐसे समझो कि तुमने आलू खरीदा, तो अब आलू हम्म, तुम्हारे पैसे नहीं है ना, तुमको बेचना पड़ेगा ना पैसे लेने के लिए। हाँ तो जब तुमने खरीदा है तो तुम्हें बेचना ही पड़ेगा, जब तुम बेचोगे तो किसी को तो बेचोगे, खरीदार भी कोई होगा तब। तो इस तरह से मार्केट में हाँ हमेशा बेचने वाले खरीदने वाले हमेशा होते ही हैं ऑनलाइन। तुम्हें बस सेल का बटन दबाना है और वो सेल हो ऑटोमेटिकली, जिनको खरीदना था उनके तरफ उनके पास चला जाएगा, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दोस थिंग्स। फिर ठीक है। ओके, तो मार्केट में इस चीज को कहते हैं लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मतलब किसी शेयर के अंदर लिक्विडिटी कितनी है। लिक्विडिटी मतलब कि तुम उसको कैश आउट कैसे कर सकते हो। मतलब तुमने 1 करोड़ का आलू तो खरीद के रखा है, लेकिन वो तुम्हारी लिक्विड में नहीं है ना, वो तुम्हारे पास कैश नहीं है ना। अभी तुम उसको हाँ बेचोगे तब तुम्हारे पास कैश आएगा। तो दैट इज कॉल्ड कि तुमने लिक्विडिटी, तुमने लिक्विड कर लिया, मतलब अपने सारे पैसे निकाल लिए उसको बेचकर। तो सेलर्स और बायर्स हमेशा ही मार्केट में होते हैं, उसी से ही मार्केट की ग्राफ ऊपर या नीचे होती है। अब कोई बाय कर रहा है तभी तो प्राइस ऊपर जाएगी। प्राइस ऊपर जाने का क्या मतलब है कि बाय कर रहे हैं लोग, अगर बाय कर रहे हैं तो किसी से तो खरीद रहे होंगे ना। हम्म, तो सेलर्स और बायर्स हमेशा ही होते हैं, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दोस थिंग्स। एंड अगेन दिस होल थिंग इज अ जनरल ओवरव्यू ऑफ थिंग्स। हर चीज़ की एक डिटेल टॉपिक भी है, बट दिस इज ओवरव्यू कि हाउ हाउ यू कैन सी स्टॉक मार्केट एज एन होल, एंड कैसे तुम उसको करियर बना सकते हो, हाउ यू कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी। एंड कैसे दूसरे भी बहुत से इंट्राडे ट्रेडर्स हैं, अब सबकी अपनी कैटेगरी होती है। कुछ लोग इंट्राडे ट्रेड करते हैं, कुछ लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, कुछ लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। मैं सारी चीज़ें करता हूँ। आई एम लाइक, मैं कुछ अपने पैसों को इक्विटी में डाल के छोड़ देता हूँ लंबे टाइम के लिए, कुछ पैसों को मैं अपने डेली एक्सपेंसेस कवर करने के लिए ट्रेड करता हूँ, और कुछ पैसों से मैं अपनी लग्जरी चीज़ों के लिए होल्ड करता हूँ, इंट्राडे ट्रेडिंग करता हूँ, यहाँ पे मैं ज़्यादा रिस्क ले सकता हूँ, ज़्यादा प्रॉफिट कर सकता हूँ। ये सब चीज़ें कैसे होती है, रिस्क मैनेजमेंट क्या होती है, कैसे ट्रेड लेना, कौन से स्टॉक सेलेक्ट करनी है, कब एंट्री लेनी है, कब एग्जिट करनी है, क्या देख के एंट्री लेनी है, वो सारी चीज़ें इट इज़ अ पार्ट ऑफ द सेशन अंडर 20 days। सो उन सब चीज़ों के लिए वरी करने की जरूरत नहीं है। और कोई क्वेश्चन है तुम लोगों का अभी तक, कोई कंफ्यूजन इन सब चीज़ों को, ग्राफ को लेकर या किसी चीज़ को लेकर? ये सारे लाइंस क्या है, ये सब लाइंस क्या है, इससे क्या क्या मतलब है, वो सब एवरीथिंग विल बी डिस्कस। क्या बोलते हैं, कैसे करिए लेमन्स लैंग्वेज, मतलब बिल्कुल नेचुरल लैंग्वेज में। माइक बंद कर लो जिसके माइक से नॉइज आ रही है। ओके, बस इतना ही था। ठीक है, कोई क्वेश्चन इश्यूज? क्लोज कर दूं मैं यहाँ आज का टॉपिक?